नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण पूरे भारत के साथ साथ कई और देशों में भी दिखेगा। इसका असर देश, दुनिया और मानव जीवन पर पड़ने वाला है। ग्रहण का सूतक लगते ही धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। भोजन पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर रखने की भी परंपरा है। ग्रहण और रविवार के दिन तुलसी को छूना भी वर्जित होता है। तो आइए इसी पर जानते हैं कि साल 2025 के इस दूसरे चंद्र ग्रहण में क्या कुछ है खास, किन चीजों को करने से बचना चाहिए और क्या खास तौर पर किया जाना चाहिए। आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए ज्योतिष आचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। पंडित जी, सबसे पहले यही पितृपक्ष की शुरुआत के साथ चंद्र ग्रहण का लगना, सूतक काल क्या है, किन चीजों का रखे ख्याल? देखिए, सूतक काल की अगर बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण के विषय में सूतक काल तीन जो है 3 पहर से जो है शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण में जो 4 पहर से पहले ही शुरू माना जाता है। तो 9 घंटे पहले से माना जाएगा। चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वो रहेगी 9:58 से रात को 9:58 PM से लेकर के 8 तारीख के सुबह 1:26 तक, यानी सुबह जो है 1:26 यानी 1:26 जो है AM तक रहेगी जाएगा। प्रिसाइजली अगर देखें तो 12:19 से लग जाता है, परंतु कुछ विद्वान जो है वो 12:57 PM से भी मान रहे हैं सूतक काल का प्रारंभ, और 1:26 AM तक जो है ये रहेगा। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो देखा जाए कि इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण है, खग्रास बोलते हैं इसको। इसमें कि कई बार जो होता है चंद्र ग्रहण तब लगता है कि भाई चंद्रमा जो है पृथ्वी की जो छाया है वहां से गुजरे, तो वो आंशिक होता है, पूर्णतः नहीं होता। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें पूर्णतः रहेगा कि चंद्रमा जो है पूर्णतः जो है पृथ्वी के पीछे आएगा, बीच में पृथ्वी जो है चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाएगी, तो उसको खग्रास बोलते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो उसके चरण क्या रहेंगे, खग्रास रहेगी। खग्रास का जो प्रारंभ होगा उसके 1 मिनट पर, और ये रहेगा 11:42, और उपछाया का जो पहला स्पर्श होगा वो 8:59 पे होगा। प्रछाया का जो पहला स्पर्श है, जो गाढ़ी छाया है वो पृथ्वी की पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर, वो पड़ेगी 9:58 पे, और प्रछाया का जो अंतिम स्पर्श है के 26 मिनट पर, और उपछाया का अंतिम स्पर्श जो होगा वो होगा 2:24 पर, यानी 2 बज के रही जो है आप ग्रहण को समाप्त माने। 1:26 पे तो स्पर्श है वो खत्म होगा 2:54 पर, तो 2:24 तक, तो 2:24 तक जो है आप इसको मानिए। अब खग्रास में जो है परम ग्रास जो होता है, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य बिल्कुल सीधी रेखा में होंगे, चंद्रमा पूर्णतः जो है पृथ्वी के पीछे होगा, वो होगा 11:42 पर। इस समय ये सबसे प्रबल रहेगा। तो ये जो है समय इसका आपने ध्यान रखना है। खग्रास प्रारंभ 11:01 पे हो गया है और समाप्ति जो है 12:22 पर 11:42 पे होगा। तो ये हो गया सूतक काल और ग्रहण का समय जी। अच्छा, ग्रहण के समय हमें किन किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं पंडित जी जो पूरी तरह से वर्जित है, और खास तौर पर इस ग्रहण के समय काल को के लिए क्या खास चीजें करें? एक एक करके हम देखते हैं तो जो पृथ्वी की कक्षा है सूर्य के चारों तरफ, प्रकार चंद्रमा की कक्षा भी है पृथ्वी के चारों तरफ, वो कक्षाएं 2 पॉइंट्स पे काटती हैं। तो जिसमें जो डिसेंट चंद्रमा नीचे जाता है तो उसको राहु बोलते हैं, और जहां से ऊपर चढ़ता है उसको केतु बोलते हैं। तो अमूमन जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में मतलब महीने में आ जाती है एक बार, परंतु जो इनका प्लेन है वो इंक्लाइंड है, मतलब एक दूसरे के जो समानांतर नहीं है। इस वजह से जब राहु की स्थिति पर जो है चंद्रमा होता है तभी ही ग्रहण लगता है, क्योंकि उस समय ये तीनों एक ही सीधी जो है रेखा में होते हैं। तो राहु जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें दुनिया के अंदर वो जितने पृथ्वी से नीचे के 7 लोग हैं, पाताल इत्यादि, वो और तो इस प्रकार से इसका जो प्रभाव है वो बहुत नेगेटिव माना जाता है। अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जो सूर्य की जो रोशनी है वो जो चंद्रमा पे जब नॉर्मल कंडीशन में सीधी पड़ती है चंद्रमा के, जब ग्रहण लगता है तो वो जो रोशनी है जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें से इसके अंदर जो ब्लू लाइट है, यानी जो नीली जो रोशनी है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है वायुमंडल से, परंतु जिनकी वेवलेंथ यानी जिनका लंबा रहता है, इंफ्रारेड जो रेज हैं वो पास कर जाती है, वो सीधा जो है जाके चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं, इसलिए जो हमें वो लाल दिखता है। इंफ्रारेड का जो कलर है वो लाल रहता है। अब वो हमारे वायुमंडल से पास हो जाती हैं। ये जो किरणें हैं ये बहुत नकारात्मक होती हैं, और जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव जो है इन किरणों के जो दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है चंद्र ग्रहण का जो है सूर्य ग्रहण का जो समय होता है बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है कि आपका उस समय पर जो बुरी शक्तियां हैं वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। तो आपने किस बात का ध्यान रखना है?
देखिए इस समय जो किरणें हैं आपको दिखती भी हैं और नहीं भी दिखती, क्योंकि वो तो घूम रही है वातावरण के अंदर। कुछ मात्रा में अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो किसी पे रिफ्लेक्ट होती है तो ज़्यादा दिखती हैं, अगर इंटेंसिटी कम है तो उसको जो वायुमंडल जो है ऑब्जर्व कर लेता है, आपके घर के अंदर भी जो वायु है वो भी इसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो देखा जाए इसमें क्या होगा कि भाई वो जो किरणें जिस जिस पदार्थ पे पड़ती हैं उसको जो है विषाक्त कर देती हैं, दूषित कर देती हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि कुशा जो मानते हैं, कुशा घास का आपने नाम सुना होगा, कुशा घास जो है वो केतु से संबंध रखती है। कुशा घास जो है केतु से संबंध रखती है, और जो केतु है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, यानी चेतन जो मन है, जो आप सोच के विचार करके काम करते हो वो केतु है। जो अपने आप आंतरिक जो है प्रकृति के द्वारा आपके काम कराए जाते हैं वो आपकी मन की शक्ति है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, चेतन मन बोलते हैं, वो राहु है। तो कुशा घास का प्रयोग करने से केतु की शक्ति बढ़ जाती है, और जहां केतु होता है वहां राहु का प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार से जो है अपने अपने खाने की वस्तुओं में और पीने की वस्तुओं में थोड़ी थोड़ी कुशा डाल देनी चाहिए। इससे जो है जो विष है उसका प्रभाव कम हो जाता है। हो सके तो इस समय में आप बिल्कुल ना खाएं, खास करके जो वैसे तो सूतक के बाद ही नहीं खाना चाहिए, और पानी भी आपको कम पीना चाहिए, परंतु अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम ग्रहण के जो काल है यानी 3.5 घंटे का जो समय रहेगा उसमें तो बिल्कुल भी ना खाएं ना पिएं। उसमें कहा तो ये गया कि शास्त्र के अनुसार कि आपको मूत्र विसर्जन या मल त्याग भी नहीं करना चाहिए, संभोग से बचना चाहिए, और भी जो सोना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप जब सोएंगे तो वो किरणें और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो जो है बहुत इफेक्ट होता है इस समय में। तो सोते समय जो है अचेतन मन जो है उस पर प्रभाव पड़ने की वजह से आपको सोना भी नहीं चाहिए। इस समय में आपको बोलते हैं कि भी आपको तीखी चीजें जैसे चाकू है, सुई है, या और जो कैंची इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं आप देखते हैं कि ये उग्र कर्म को प्रदर्शित करती हैं। ये सारे काटना, छेदन करना, किसी की हत्या के दौरान भी हम उसका छेदन करते हैं, तो ये है उग्र और क्रूर कर्म है। ये सारे कर्म जो है राहु और केतु के अंतर्गत आते हैं, शनि के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप इस समय में उग्र कर्म यानी क्रूर कर्म करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड और आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो पानी है वो भी चंद्रमा को प्रदर्शित करता है, आपके मन को भी जो है चंद्रमा प्रदर्शित करता है। आपके जो हार्मोन्स हैं और महिलाओं में जो उनकी वॉम्ब होती है यानी उनकी जो यूट्रस है, जो उनकी बच्चेदानी है और उसके अंदर जो भ्रूण है उस पर भी चंद्रमा का पूर्णतः अधिकार रहता है, क्योंकि चंद्रमा का काम है पोषण करना। तो अगर आप ये सब उग्र कर्म तब करते हैं तो आपके शरीर के उस हिस्से पर उसका जो है नेगेटिव प्रभाव जाता ही जाता है। तो आपको जो है क्रूर कर्म यानी उग्र कर्म, छेदन इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कर्म है आपको उनका जो है बचना चाहिए, खास तौर पर प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि देखा गया है कि काफी हद तक इसका प्रभाव पड़ता है और वो असर दिखा भी है। ऐसे में पंडित जी देखिए 122 सालों के बाद पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ, ये किस तरह का महासंयोग, इसका क्या प्रभाव, क्या संकेत? ठीक है, देखिए जी पितृपक्ष की बात करते हैं तो हमारे जो 10 दिक्पाल होते हैं उनमें से जो नृत्य कोण माना जाता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो मानी जाती है वो राहु और केतु की मानी जाती है। तो अगर आप जो पितृपक्ष भी है, जो पितृ हमारे होते हैं उनकी दिशा भी हम इसको ही मानते हैं यानी साउथ वेस्ट होती है। तो यानी राहु केतु की दिशा, पितरों की दिशा, और अगर आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है वो भी राहु और केतु के द्वारा ही जो है जनित होता है। तो ये बहुत ही एक मतलब शक्तिशाली सहयोग बना हुआ है इस समय में कि पितृपक्ष भी स्टार्ट हो गया है और साथ में ग्रहण भी लगा हुआ है। तो राहु और केतु बहुत प्रबल जो है इस समय बने रहेंगे और उनके जो प्रभाव हैं वो बहुत ही ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इसके साथ साथ अगर आप पितरों की भी जो पूजा करते हैं, ओम पितृभ्यो नमः उनका नाम लेकर के आप दान करते हैं, तो इससे आपकी जन्म पत्री में पितृदोष जो है या काल सर्प दोष है उसके प्रभाव में काफी कुछ जो है कमी आ जाएगी। तो इसका आपको लाभ भी मिल सकता है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो विनाश भी हो सकता है। अगर हम देखें कि जिन बालकों का जन्म इस समय में होगा ग्रहण काल के दौरान, पूरा जीवन उनकी जन्म पत्री जो है वही रहने वाली है, क्योंकि लग्न का जो उदय होगा उस समय, खास करके अगर कुंभ लग्न हो जाए, परंतु उस समय आप माने कि वृषभ लग्न बना होगा, तो वृषभ लग्न होने की वजह से जो है ये ग्रहण जो दोष है ये बनेगा आपके 10वें स्थान पर कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा के योग से। तो पितृपक्ष यानी पिता का स्थान होता है 10वां, सरकार का स्थान होता है, तो आपको अपने पितरों से समस्याएं बनी रहेंगी। तो इस समय आपको जो नवजात बालक हैं उनके नाम पर भी उनके माता पिता इस समय अगर दान करते हैं, खास करके काले तिल का, सफेद तिल का और अश्वगंधा का दान करते हैं, क्योंकि काले तिल सफेद तिल जो है राहु को रिप्रेजेंट करते हैं और अश्वगंधा का संबंध सीधा सीधा केतु से माना जाता है। तो उससे जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जी ठीक है। ऐसे में पंडित जी चंद्र ग्रहण के समय खाना खाया या बनाया तो क्या होगा?
देखिए चंद्र ग्रहण के समय मैं जैसे बताया आपको कि भी विषाक्त किरणें रहती हैं वायुमंडल के अंदर, और जो बुरी शक्तियां हैं देखिए बुरी जो शक्तियां हैं उनका जो है मेन जो ग्रह है वो राहु और केतु माने जाते हैं, क्योंकि राहु जिसका प्रबल होता है, छाया ग्रह है, तो अचेतन मन जो है आपका पावरफुल रहता है, और जो निचले लोग हैं भू लोक से नीचे उनसे आप कनेक्टेड रहते हो, वहाँ की एंटिटीज, वहाँ के जो जैसे ब्रह्म राक्षस हैं, बेताल है, पिशाच है, उनसे व्यक्ति जो है ग्रसित रहता है, प्रभावित रहता है, भ्रम में रहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर सीधा प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इस समय अगर आप भोजन बनाते हैं या खाते हैं तो उन किरणों का प्रभाव होने की वजह से आपके अचेतन मन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में मान लीजिए राहु लग्न में बैठा हुआ है या केतु लग्न में है, या राहु या केतु में से कोई पंचम स्थान में है या 12 में बैठा है या चंद्रमा के साथ जो है युति करके बैठे हुए हैं, तो सीधा प्रभाव आपकी स्वास्थ्य पे इसका जाएगा, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। जो मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनको साइकिक अटैक्स आते हैं, या जिनको बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और जो डिसऑर्डर है माइंड के, उन सबको जो है इस समय बहुत ज़्यादा जो है असुविधा हो सकती है। अगर आप भोजन इत्यादि ग्रहण करेंगे तो और भी समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो आपको बिल्कुल भी भोजन का समय ग्रहण करना चाहिए। जो लोग मान लीजिए कि भाई मरीज हैं, बीमार हैं, उनको भोजन करना ही पड़ेगा, तो आप उसमें कुशा रख दीजिए पहले, और कुशा कुछ समय रखने के बाद ही आप जो है भोजन का जो है ले सकते हैं, और साथ में आपको कुशा अपने साथ भी रखनी चाहिए उस समय। जी ठीक है। ऐसे में पंडित जी देखिए, ग्रहण का नाम सुनते ही एक तरीके से लोग डर जाते हैं जी। लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, हम क्या करें क्या ना करें। साथ ही चंद्र ग्रहण जाहिर तौर पर रात के समय, तो रात के समय जो लोग बाहर, जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, क्या उन्हें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस बारे में ज़रा बताएं कि क्या चंद्र ग्रहण के समय खुले आसमान के नीचे जाने से कुछ होता है, इसके पीछे भी क्या कोई साइंटिफिक रीजंस भी है, या फिर धार्मिक ग्रंथों के अंदर कुछ लिखा हो? देखिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तो व्यक्ति को बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप उन किरणों से बचेंगे उतना आपके लिए उत्तम रहता है। परंतु कुछ किरणें देखिए, अब ये तो प्रकाश की बात होती है, गुरुत्वाकर्षण की जो किरणें हैं वो भी रहती हैं, कुछ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल भी होते हैं ग्रहों के अंदर से विसर्जित होते हैं, जैसे सूर्य से निकलते हैं, और देखिए चंद्रमा का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें विद्युत किरणें रहती हैं, तो वो भी प्रभावित करती हैं। तो वो जो है किसी भी बाउंड्री के अंदर से निकल जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे आप घर के अंदर चाहे बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक सीमित दृष्टि तक जो है आप इससे बच सकते हैं, परंतु पूर्णतः आप इससे बिल्कुल नहीं बच सकते। तो जो लोग जॉब करते हैं वो अपने साथ कुशा लेकर जाएं, थोड़ी सी कुशा लेकर के उसके ऊपर बैठ जाएं। अगर आप कुशासन के ऊपर बैठते हैं, कुशा के आसन के ऊपर बैठते हैं, तो किरणों का जो नेगेटिव प्रभाव है, जितनी भी किरणें हैं, चाहे वो प्रकाशीय किरणें हैं, चाहे वो विद्युत किरणें हैं, उनके प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो इसमें आप कुशा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कुशा नहीं है तो आप जो है काला और सफेद रंग का जो कंबल है या काला और सफेद रंग का जो पैचिस का कपड़ा है, उसको आप अपने नीचे बिछा करके बैठ सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कहा जाता है किसी भी तरह का ग्रहण होता है तो ईश्वर को याद करें, लेकिन धार्मिक ग्रंथों को ना पढ़े, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए धर्म के अंदर जो है उसमें दो मान्यताएं चलती हैं, आगम और निगम। ठीक है, आगम जो है उसमें हमारे तंत्र आता है, और निगम जो है उसमें वेद शास्त्र आते हैं। वैदिक जो दृष्टांत है वो बृहस्पति के द्वारा जो है व्यवस्थित है। भगवान जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं, अंगिरा ऋषि के जो वो पुत्र हैं, उन्होंने जो वैदिक जो है ये सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाई, जिसमें हम वैदिक अनुष्ठान के हिसाब से जो है दक्षिणायतन जो है दक्षिणामनाय जो है भगवान शिव का दक्षिण जो मुख है उसके जो द्वारा प्रदत्त विद्याएं हैं उसके द्वारा हम जो है कार्यक्रम करते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो हमारे जितने भी आजकल के जो मंदिर हैं उनकी व्यवस्था जो है वो दक्षिण आमनाय के तहत चलती है। तो उसमें बृहस्पति को जो है राहु ग्रसित करता है, क्योंकि राहु क्या है, छल कपट को दर्शाता है, भ्रम को दर्शाता है, और इसमें सत्यता और धर्म की जो व्यवस्था है, जो सच्चाई पे आधारित जो है पारदर्शिता है, उसके ऊपर ये जो आधारित नहीं होता। तो बृहस्पति को चंडाल बनाने की वजह से जितने भी बृहस्पति देव के अनुसार जो वैदिक जो रीति रिवाज हैं, वैदिक पूजाएं हैं, उनको बिल्कुल भी इस समय में नहीं करना चाहिए। उससे देवता को जो है दोष लगता है, और आपका अनुष्ठान भी जो है वो जो उचित फल आपको नहीं दे पाएगा, तो उसमें आपको उससे बचना चाहिए। परंतु जो लोग तंत्र की उपासना करते हैं, तांत्रिक गुप्त अनुष्ठान करते हैं, उनको इस समय में पूजा करने से जो है उनका पुरस्करण हो सकता है, जिस मंत्र को वो सिद्ध करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए उनको वो मंत्र जो है 1 लाख या 2 लाख जप करने के बाद सिद्ध होता है, तो इस समय ग्रहण काल में जो है जप करने से वो उनका सिद्ध हो जाए। जिसमें अगर हम बात करें कि दुर्गा जो सप्तशती है वो पूरी तरह तांत्रिक वांग में आती है, तो आप उसका जप कर उसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूर्णतः जो है तंत्र विद्या के अनुसार ही जो है पाठ किया जाता है, तो उसको आप कर सकते हैं। आप जो है मृत्युंजय शिव की उपासना कर सकते हैं अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या है, और अगर आपको तंत्र बाधाएं इत्यादि, तो आप बगलामुखी का अनुष्ठान भी इस समय में कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी
अच्छा, एक और सवाल जहन में पंडित जी ये कि देखिए 7 सितंबर यानी कि आज से पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ, उसके बाद ये खत्म होने वाले 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के साथ जी। इसलिए मन में कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो रहा है कि ये किस तरह का संकेत, किस तरह का संयोग, और इस संयोग का हमारे देश पर, दुनिया पर, वैश्विक परिस्थितियों पर, प्रकृति पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, पितृपक्ष की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि भी राहु और केतु से जो है ये भी शासित रहता है, और अमावस्या जो है इनका मुख्य जो है दिन रहता है, तो उस दिन चंद्रमा की पूर्णतः जो है एब्सेंस रहती है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन होने की वजह से वो भी राहु और केतु की है। तो पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण से शुरुआत और सूर्य ग्रहण से अंत होने का मतलब है कि ये जो पूरा पीरियड है ये राहु और केतु से शासित रहेगा। तो जिस जिस देश की जन्म जो पत्री बनती है, जैसे हमारे भारत की लग्न पत्रिका हम देखते हैं तो उस समय 15 अगस्त को रात को 12 बजे जो बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है, उसमें राहु जो है लग्न में बैठा हुआ है। तो भारत ने हमेशा कूटनीति से जो है सफलता प्राप्त की है, युद्ध के द्वारा सफलता उसने कम प्राप्त की है, जबकि उन्होंने जो है कूटनीति से जो है सफलता प्राप्त की है। तो भारत जो है इस समय में बड़े कूटनीतिक फैसले लेगा, और लगभग मुझे लगता है कि 13 सितंबर के बाद जब मंगल और शनि जो है, आप अभी देखिए आप वो आमने सामने बैठे हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने से, तो जो विश्व में जो है दुर्घटनाओं की स्थिति बनी हुई है, जिसमें आपके देखोगे फ्लड आया हुआ है और भूकंप भी आया था, कई फाइट्स भी हुई हैं, लड़ाइयाँ भी लगी हैं। तो 13 सितंबर के बाद स्थिति जो है सुधरना शुरू हो जाएगी, और 21 सितंबर के बाद स्थिति और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब राहु और केतु का प्रभाव कम हो जाएगा तो विश्व में जो भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है, आपस में जो एक दूसरे के प्रति जो बहम बना हुआ है, डर बना हुआ है, वो जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है स्थिति जो है सुधरेगी। इसके बाद स्थिति डेफिनेटली ही सुधरने वाली है वैश्विक स्तर पर। जी ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं शुभ संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात लेते हैं साल के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ने वाला है, अलग अलग राशियों के जातकों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, पंडित जी। देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान राहु जो है पहले शतभिषा नक्षत्र से जो है पूर्व भाद्रा नक्षत्र में गोचर करेगा, जो कि गुरु का नक्षत्र है। अब ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। गुरु जो है आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध और केतु जो है आपके कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल जो है आपका जो है सिंह राशि में, कन्या राशि में गोचर कर रहा है, और सूर्य बुध और केतु जो है सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल जो है कन्या राशि में गोचर कर रहा है, राहु जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और जो शनि है वो कर रहा है आपका मीन राशि में गोचर, और जो शुक्र है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहों की अगर बात करते हैं, लग्नों की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले मेष लग्न की अगर बात करते हैं, पंचम स्थान में सूर्य केतु और बुध की जो स्थिति बनी हुई है, 11वें स्थान पर राहु और चंद्रमा का योग बनेगा। जिन लेडीज जो अभी प्रेग्नेंट हैं तो उनकी संतान के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है, और जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी विद्या बुद्धि पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। तो आपने जो लेडीज हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है उनको इसमें बहुत सावधानी से जो है रहना चाहिए। उनको हो सके तो जल और अन्न का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ में कुशा जरूर अपने पास रखनी चाहिए। इसके साथ साथ वो अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान गणेश के जो मंत्र का उनका गणपति नमो नमः इसका जो है जप कर सकते हैं, इससे उनको लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की अगर बात करते हैं तो उनके 4th हाउस में जो है सूर्य बुध केतु रहेंगे और 10वें स्थान पर चंद्र और राहु का योग बनेगा। तो इस समय में आप अपने बिजनेस या अपने जॉब से संबंधित कोई भी डील या फैसला ना लें, उसमें आपको नुकसान होगा, तो आपने इसको टालना है। और उपाय के तौर पर आपने मृत्युंजय शिव ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता, इस मंत्र का जो है आपने जप करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आप मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के अगर देखें तो ये योग बनेगा 9वें स्थान पर, यानी उनके यश में कमी आ सकती है, पिता से जो है संबंध खराब हो सकते हैं और आपका अपने गुरु से झगड़ा हो सकता है। तो आपने इस समय अपने मन को शांत रखना है और किसी भी जो है ऐसे कार्य से बचना है जिसमें आपके यश की हानि हो। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको जो है काल के बीज मंत्र का जप करना है। भैम ये उनका बीज मंत्र है, तो या फिर ओम काल भैरवाय नमः आप इसका भी जप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। लग्न की अगर बात करते हैं तो उनके 8वें स्थान में ये जो है स्थिति बनने वाली है। वहाँ पर अब 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है, गुप्त शत्रुओं का स्थान है और तंत्र मंत्र का स्थान है। तो इस समय अगर आपका कोई शत्रु है वो आपके ऊपर कोई मैजिक करवा सकता है या तंत्र क्रिया करवा सकता है, तो आपको सावधानी रखनी है। तो इस उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने नृसिंह कवच का पाठ करना है पूरे ग्रहण के दौरान, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आप सिंह लग्न की। सिंह लग्न के 7वें स्थान में स्थिति बनेगी, तो आपका अपने पति या पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिनका मान लीजिए पति पत्नी से झगड़ा चल रहा है और कहीं ना कहीं रीयूनियन की बात चल रही है, तो वो डील खराब हो सकती है आपकी। तो आपने इस समय में कोई फैसला नहीं लेना है, बातों को आपने 1-2 दिन के लिए टाल देना है। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपने माता गौरी का है जो है उनके जो है शस्त्र नाम का आपने पाठ करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के 6वें भाव में ये जो युति बनेगी, तो जिनका कोर्ट केस चला हुआ है, जिनका कोई झगड़े केस चला हुआ है, उनको उसमें जो है समस्याएं आ सकती हैं। तो आपने 2-4 दिन के लिए अपने फैसले को आगे टाल देना है, कोई नया केस फाइल नहीं करना है
अगर आपका केस चल रहा है या हियरिंग आपको हो रही है तो उसमें आपने क्या करना है, आपने ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के जो है ये पंचम स्थान में स्थिति बनेगी, वही सेम स्थिति बनती है कि जो जिन स्त्रियों ने अभी गर्भ धारण किया हुआ है और उनका तुला लगन है तो पंचम स्थान में होने की वजह से उनके गर्भ के ऊपर जो है विपरीत प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो आपने गणपति जी के बीज मंत्र का जप करना है, साथ में आपने क्या करना है, आपने शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सहस्रनिश्चराय नमः इसका जो है 108 बार जप करना है। इसके साथ साथ आपने अपने पास जो है कुशा को जरूर रखना है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के जो है 4th हाउस में सिचुएशन बनेगी तो आपकी माता से झगड़ा हो सकता है या आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इस समय में आप गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं और कोई प्रॉपर्टी की डील भी फाइनलाइज ना करें। समय को जो है 1-2 दिन के लिए आप जो इस चीज को टाल दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने भगवान शंकर के जो है बीज मंत्र ओम हरीम नमः शिवाय इसका आपने जाप करना है। इसमें आप जो है ओम जो है शंकर का बीज मंत्र है और हरीम जो है वो आदि शक्ति का बीज मंत्र है। तो शिव और शक्ति का जो बीज मंत्र है अगर आप जप करेंगे इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के 3rd हाउस में योग बनेगा तो पराक्रम जो है आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कोई मुसीबत मोल ले सकते हैं, यानी आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं, कहीं पे मार लड़ाई या झगड़ा कर सकते हैं, कोई तोड़ फोड़ कर सकते हैं तो या किसी को कुछ गुस्से में कुछ कह सकते हैं। तो आपने इस चीज से बचना है। तो इस समय आपने उपाय क्या करना है, आपने बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः इसका जप करना है। इससे जो है आपका जो है मानसिक संतुलन बना रहेगा और आप जो है नियंत्रण में रहेंगे, शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के जो है 2nd हाउस में स्थिति बनेगी तो पारिवारिक क्लेश हो सकता है, आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार में झगड़े हो सकते हैं, परिवार में कोई तंत्र क्रिया हो सकती है, यानी आपके परिवार की शांति भंग करने के लिए कोई शत्रु कोई प्रयोग आपके ऊपर करवा सकता है। तो आपने सावधान रहना है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने चंडी कवच का पाठ करना है 3 बार, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की तो लग्न में ही स्थिति बनने वाली है तो आपको जो है मानसिक स्थिति जो है खराब रहेगी, भ्रमित आप रहेंगे, आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी हो सकती है, या फिर जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री में लग्न में राहु बैठा हुआ है तो उनको मानसिक उत्पात इस समय हो सकता है, मैनिक अटैक आ सकते हैं। तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, अपने सिरहाने के नीचे आपने कुशा रख लेनी है। अगर आप लेटे हुए अगर आप बैठे हैं तो कुशासन पे बैठिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रम स राहवे नमः इसका जप करना है और मृत्युंजय शिव के जो है मंत्र का आपने जरूर पाठ करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन लग्न वालों के लिए ये स्थिति 12वें स्थान पर बनेगी। किसी अनजान व्यक्ति से आपका झगड़ा हो सकता है। अगर आप रास्ते में कहीं से आ रहे हैं तो आपके साथ जो है लूटपाट हो सकती है। तो अनजान व्यक्ति से बिल्कुल मुंह मत लगिए, किसी से झगड़ा मत करिए, चुपचाप जो है अपना समय बचाते हुए अपने घर पहुंचिए। अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो किसी का फोन मत सुनिए, समय में बिल्कुल शांति बनाकर रखिए, अनजान व्यक्तियों से दूर रहिए। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः इसका जप करना है। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, ऐसे में देखिए रविवार है आज और रविवार के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो इसमें सूर्य का भी कोई कनेक्शन है क्या, सूर्य का भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या, अगर हाँ तो किस तरह का? देखिए सूर्य कनेक्शन इस प्रकार से है कि देखिए कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं, पंचम जो राशि है सिंह राशि उसमें सूर्य केतु और बुध बैठे हुए हैं। तो सूर्य केतु और बुध की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे रहेगी, यानी स्थिति और खराब होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा का शत्रु बुध भी है, परम शत्रु है। जब बुध चंद्रमा को देखता है तो व्यक्ति के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है और ना ही वो व्यक्ति निर्णय ले पाता है। इसके साथ साथ जो सूर्य जो है वो दृष्टि डालेगा तो चंद्रमा के ऊपर जो है उसके प्रभाव को भी वो कम कर देता है। ऊपर से केतु की दृष्टि होने से भी जो है चंद्रमा जो है प्रभावहीन हो जाता है। तो सूर्य का पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आपको गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए इस समय, इससे जो है आपका सूर्य ठीक रहेगा और चंद्रमा के ऊपर जो इसका कुप्रभाव जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, सूर्य बुध और केतु का भी त्रिग्रही योग जो बन रहा है, इससे क्या संकेत समझे जाए? सूर्य बुध और केतु का त्रिग्रही योग होने से क्या होता है कि सूर्य जो है वो आपके शरीर में हड्डियों का कारक माना जाता है और आपके हृदय का कारक भी माना जाता है, आपकी आत्मशक्ति का कारक माना जाता है। बुध जो है आपकी बुद्धि का कारक है, आपकी स्किन का त्वचा का कारक है, आपकी वाणी का कारक है। केतु जो है आपकी जो है वो नसों का कारक है और जोड़ों का कारक माना जाता है। तो इनके योग से क्या होता है, अभी शत्रु है केतु और सूर्य। केतु बुध के साथ बैठता है तो आपको स्किन की प्रॉब्लम देता है, मति भ्रम पैदा करता है। सूर्य के साथ बैठने पर आपके अंदर अहंकार पैदा कर देता है, परंतु आत्मविश्वास कम होगा। आप अपने अंदर से डरे हुए होंगे परंतु बाहर दिखाएंगे ज्यादा, और उस चक्कर में अपने आप को साबित करने के चक्कर में व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़ा कर लेता है, कहीं पे चोट खा बैठता है। ये स्थिति बनती है। तो इस समय आपने शांति बरतनी है, बिल्कुल भी जो है क्रोध नहीं करना है। और गणपति जी का भी आप ध्यान कर सकते हैं, साथ में दुर्गा माता के चंडी कवच का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा।
ऐसे में पंडित जी जाते जाते आखिरी सवाल जो जहन में है वो ये कि देखिए आज से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, तो जो पहले दिन श्राद्ध करते हैं लेकिन सूतक काल की वजह से वो कर नहीं सकते, तो उनके लिए जाते जाते जल्दी से क्या करना चाहिए? देखिए वैसे तो सूतक काल से पहले आपको श्राद्ध कर लेना चाहिए था, अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आप द्वितीय तिथि जो है यानी ग्रहण के बाद जो द्वितीय तिथि आएगी उसमें आप जो है श्राद्ध कर सकते हैं। 2 श्राद्ध का साथ अगर आप कर देंगे और उसमें क्षमा अपराध स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। इसके साथ पितृसूक्त का पाठ भी कर लें, उसके बाद क्षमा जो है अपराध की है जो क्षमा मांग लें अपने की, तो इससे जो है आपको लाभ मिल जाएगा और पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इन तमाम सवालों के जवाब दिए और आपने बताया कि आखिरकार चंद्रग्रहण के समय इसके साये से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।